नमस्कार दोस्तों, 6 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, आप स्टोन लोइंग जो स्टोन फाउंडेशन होता है ना, नींव रखने वाली सेरेमनी कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करोगे जब तक हमारी तरफ से अप्रूवल नहीं आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सरकार चाहे तो अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था। ये जो पिटीशन डाली गई थी ये अप्रैल 2020 में डाली गई थी। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया था कि जो सेंटर का डिसीजन है कि 86 एकर्स ऑफ लुटियंस गार्डन्स में नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वो सिटीजंस के राइट टू लाइफ को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21, ऐसा पिटिशनर ने बोला। फिर पिटिशनर ने यह भी बोला कि दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 बना रही है उसको भी वायलेट करता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 3 बेसिस पे इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आई थी उसको हियर किया। 3 बेसिस कौन से हैं कि क्या म्युनिसिपल लॉ का वायलेशन हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू, क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू लैंड यूज में चेंजेस हो रहे हैं, क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वायरमेंटल लॉ का वायलेशन हो रहा है। देखिए यहां पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए कोई नियम कानून बनाना ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। अगर गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाते वक्त, पॉलिसी बनाते वक्त कोई गलती हो जाती है तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जिसने आज तक गलती ना की हो। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करते वक्त एरर्स भी कर सकती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब पॉलिसी लेके आती है तो उसकी सक्सेसेस भी होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेरेंस कोर्ट एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट ना कर रही हो। और कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और कहीं ना कहीं इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है। आज की डेट में जो पार्लियामेंट है वो 1927 बना था। ये जो 1927 वाला पार्लियामेंट ब्रिटेन ने बनवाया था ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर के लिए नहीं था, ये केवल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को हाउस करने के लिए था। यानी एक हाउस को हाउस करने के लिए था, 2 हाउसेस को यानी लोकसभा राज्यसभा को हाउस करने के लिए नहीं था। उसके बाद एक और फैक्टर है कि जो अभी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका एक इंपीरियल ओरिजिन है, इसको अंग्रेजों ने बनवाया था और हम उसी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजंस की एस्पिरेशन के हिसाब से ये सही नहीं बैठता है, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखियो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आजादी के बाद अपनी नई पार्लियामेंट बनवाई है। यूएसए ने अपनी खुद की कैपिटल बिल्डिंग बनवाई 25 साल बाद अपने इंडिपेंडेंस के। हमारी जो अभी की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स मिसिंग है, वो अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इंडिया की एस्पिरेशंस के हिसाब से एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना कुछ गलत नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार लॉजिक भी दे रही है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने से भले ही 20,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है लेकिन सालाना हम हजारों करोड़ बचाएंगे भी। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास, और देखिए एक बात तो सही है, अभी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को सरकार को बनाने की आजादी है। अब ये अलग बात है कि सरकार सब्सिडी कम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की सैलरी कम करती है, सरकार कोरोना के पैंडेमिक के दौरान पैसा कम खत्म करती है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना के आप बर्बादी कर रहे हो, बाकी जगहों पे खर्चे क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब सबके अपने हिसाब से अपने अपनी प्रायोरिटी है खर्चे की। किसी एक ग्रुप की कोई दूसरा खर्चा प्रायोरिटी होगी तो गरीब किसान बोलेगा कि जो गरीब किसान है वो मनरेगा में काम ज्यादा मांगेगा, कुछ लोग अर्बन एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, कुछ लोग कहीं और खर्चा मांगेंगे। उस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 20,000 करोड़ पार्लियामेंट बनाने में खर्च करेगा तो सबको चुभन लगेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना देंगे, और ये पहले भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट यही जजमेंट देगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जूनियर डॉक्टर जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल एंड इंडिया आउटपुट सेट टू एक्सपेंड इन 2020-21 सेज वर्ल्ड बैंक। देखिए भैया 2019-20 तो बर्बाद हुआ ही, 2020-21 की बात कर लीजिए, 2021-22 की बात कर लीजिए। 2019-20 के तो चलिए बिल्कुल एंड में कोरोना का पेंडेमिक आया तो उतना इफेक्ट नहीं आया।
2020-21 में इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, 2021-22 में रिकवरी होगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो भाई 2021-22 में ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन के आने की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है, जो ग्लोबल जीडीपी है, वो 4% बढ़ेगा। ये किसने बोला है? ये बोला है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ने। प्री पैंडेमिक लेवल से ये 5% कम है, वो कम होना ही है, क्योंकि कोरोना के दौरान 2020-21 में ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। अगर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो भाई इंडिया की इकोनॉमी कहा जा रहा है 5.4% से बढ़ेगी। इंडिया की इकोनॉमी 2022-23 में 5.2% से बढ़ेगी। ठीक है, ओवरऑल 2020-21 में इंडिया की इकोनॉमी 9.6% से नीचे आएगी। तो जितनी नीचे आई है उतना ही कवर करेगी अगली 2 सालों में। तो हम लोग 2022-23 तक, यानी 2023 तक हम लोग उसी लेवल पे पहुंचे होंगे जो कि 2021 के एंड पे। मतलब 2 साल तो हमको इस कोरोना के पैंडेमिक से रिकवर करने में ही लग जाएंगे। ठीक है भाई, इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है? तो भैया लोगों के घरों की इनकम बंद हो गई। जब घरों की इनकम बंद हो गई तो घरों ने खर्चा करना बंद कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बन गई। तो भाई जब ज्यादा लोग सामान खरीद नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में नहीं आ रही है। ठीक है भाई, इनफॉर्मल सेक्टर में तगड़ा इंप्लॉयमेंट आया है, अनएम्प्लॉयमेंट आया है, सीवियर इनकम लॉस हुआ है। और हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लगभग 80% ऑफ द इंप्लॉयमेंट सॉर्ट करता है। तो रेडी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे दुकान वाले, इन सब की कमाइयां बंद हो गई कोरोना के पैंडेमिक में। ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। इनफॉर्मल सेक्टर लगभग 80% इंप्लॉयमेंट दे रहा है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में रिकवरी हो रही है। आप देखो तो 2021 में फाइनेंशियल सेक्टर की वीकनेस, देखिए ये अलग बात है कि 2021 जो कि अभी का साल चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, आगे भी देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी ज्यादा इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि 2020 में हम लोग बहुत नीचे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उस स्पीड से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि भी अभी भी प्राइवेट सेक्टर में वीकनेस बहुत ज्यादा है। पैसा सरकार ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रही है। ओवरऑल इंडिया में जो स्पेंडिंग सेंटीमेंट है वो कम है। लोगों की जेब में अभी भी ज्यादा पैसा आया नहीं है कि वो एक लिमिट से ज्यादा खर्च कर सके। इसीलिए इंडिया की रिकवरी और ग्लोबल रिकवरी दोनों ही धीमे धीमे होने वाली है। अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस में इस साल जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ 2021 में? तो 3.6% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 2021-22 में यूएस की जीडीपी लगभग 3.5% बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन की जीडीपी लगभग 3.6% बढ़ेगी। अब यहां पे एक टर्म है EMDE, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बोला जा रहा है कि 2021-22 में ये लगभग 4.6% बढ़ेंगे। ओके, चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाइना भाई 7.9% से बढ़ेगा 21-22 में, और 22-23 में 5.2% से बढ़ेगा। तो चाइना तो भैया अलग ही चल रहा है पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया नीचे जा रही है और चाइना ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो ग्लोबल डेप्ट लेवल्स हैं ये बहुत बढ़ गए। EMDE हैं जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, कोरोना के पैंडेमिक से जूझने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार पे उड़ाया। तो आप कह सकते हो कि जो इनका गवर्नमेंट डेप्ट है वो 2020 में 9% ऑफ जीडीपी पॉइंट्स और बढ़ गया है। इंडिया का जो ओवरऑल डेप्ट है वो 17% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुका है। साउथ एशियन रीजन की इकोनॉमी 2020-21 में 6.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंडिया की इकोनॉमी में पहले ही बहुत डीप रिसेप्शन था। हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम पहले ही एक्यूट थी, और अब तो कोरोना का पैंडेमिक आ गया और एक्यूट हो गई। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। इसमें सबसे लल्लू सवाल क्या निकलेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? अगर ये सवाल आता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है तो ये बिल्कुल ही हलवा सवाल होगा। हालांकि अब इतने आसान सवाल बहुत कम ही आते हैं यूपीएससी में, बट आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको बताए हैं, इन स्टैटिस्टिक्स को आप यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज पेपर में, ऐसे में, ये किसी भी रिटन एग्जाम में कोट कर सकते हो करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन के तौर पे। ठीक है, लेकिन जब भी कोट करना ये बता देना कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में दिए गए हैं, उससे आपके आंसर को एक डेप्थ मिलेगी। फिर अगली न्यूज निकल के आ रही है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्ट। ऐसा बोला जा रहा है कि ओमकारेश्वर नाम का जो डैम है नर्मदा रिवर में, ये कहां पे है? दिस इज इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खंडवा, वहां पे नर्मदा रिवर है, उसमें एक डैम है। इस ओमकारेश्वर डैम में एक 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसको आप बोलते हो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इस डैम के अंदर पानी के ऊपर ये जो सोलर पैनल्स हैं ये तैरते रहेंगे, इन पे सन पड़ता रहेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। लगभग 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोन दे रहे हैं, इसको डेवलप किया जा रहा है। जो फीसिबिलिटी है इसकी स्टडी कंप्लीट की जा चुकी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। 600 मेगावाट पावर प्रोडक्शन है इसका, और ऐसा बोला जा रहा है कि अभी से लेके 2 सालों में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इसको कहां पे इंस्टॉल किया जाएगा? तो 2000 हेक्टेयर का जो वाटर एरिया है ओमकारेश्वर डैम में, वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम, एक ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट ये था कि जब डैम में पानी का लेवल कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फ्लोटिंग पैनल्स हैं ये भी नीचे चले जाएंगे। तो अगर ये नीचे चले जाएंगे तो इन तक सनलाइट कम पहुंचेगी। अगर इन तक सनलाइट कम पहुंचती है तो सनलाइट का प्रोडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि अगर पानी का लेवल डैम में नीचे की तरफ जाता है तो कुछ आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के थ्रू इन सोलर पैनल्स की हाइट को बढ़ा दिया जाएगा। वो काफी टेक्निकल चीज है, रेलेवेंट आर्टिकल में कभी अगर ये न्यूज निकलेगी टेक्निकली तो मैं आपको समझा दूंगा। ये आपको नर्मदा बहती हुई नजर आ रही है, ओके, यहां से आपको नर्मदा बहती हुई नजर आ रही है। इस नर्मदा में बारगी नाम का प्रोजेक्ट है, आगे आपको ओमकारेश्वर नाम का प्रोजेक्ट मिलेगा, ओके, महेश्वर नाम का प्रोजेक्ट मिलेगा, नर्मदा सागर मिलेगा, सरदार सरोवर डैम मिलेगा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी पे तवा प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नर्मदा नदी से रिलेटेड हैं। ओमकारेश्वर डैम इसमें इंपॉर्टेंट है। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओमकारेश्वर डैम और सरदार सरोवर डैम, ये हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा रवि पे है। और ओमकारेश्वर डैम में बनाया गया है ये 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट मॉडल में जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020। यहां पे इंडिया का 2020 के दौरान क्लाइमेट कैसा रहा उसके बारे में बताया जा रहा है और पुराने रिकॉर्ड से इसको कंपेयर किया जा रहा है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो 2020 साल था ये 8वां वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड। 1901 के बाद 8वां नंबर का सबसे वार्म ईयर है। अगर आप 1901 से लेके अब तक के डाटा की बात करें तो जो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट 15 साल हैं उसमें से 12 तो 2006 से लेके 2020 के बीच में है। रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की वजह से अबव नॉर्मल थी। 2020 में रेनफॉल थी 109% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज 1961 से लेकर 2010 के टाइम पीरियड में कैलकुलेट किया गया है। 2019-20 वाज द वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा एडवर्स वेदर यहां पे पाया गया है। 350 डेथ्स हुई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में थंडरस्टॉर्म, कोल्ड वेव इवेंट्स और लाइटनिंग की वजह से। 2020 में ओवरऑल थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से 815 मौतें हुई हैं। अगर आप एवरेज लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर की बात करिए, अब ये यहां पे ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कर रहा है, तो 2020 में इंडिया में जो लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर है यानी कि जो हवा का टेम्परेचर बढ़ा है वो नॉर्मल से 0.29 डिग्री ज्यादा बढ़ा है। और मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स यानी सर्दियों के दौरान जो हवा का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा पाया गया है, नॉर्मल से 0.14 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा पाया गया है। मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में जो हवा का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ज्यादा पाया गया है। मॉनसून सीजन में 0.43 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पाया गया है, पोस्ट मॉनसून सीजन में 0.53 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पाया गया है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में जो ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर है वो +1 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट क्या टारगेट कर रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड और हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने टेम्परेचर के इंक्रीज को रोकें। बट क्या लग रहा है इन स्टैटिस्टिक्स से हम रोक पाएंगे? बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इंडिया में इंडियन ओशन में 2020 में जो जो साइक्लोन्स आए जिन्होंने इंडिया को अफेक्ट किया है, तो भाई एक तो आया था अम्फन साइक्लोन, इसको आप बोल सकते हो सुपर साइक्लोनिक साइक्लोन। एक बुरेवी आया था, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था निसर्ग। एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था निवार और गति। इसमें से निसर्ग और जो गति थे वो आए थे अरेबियन सी में और बाकी आए थे आपके बे ऑफ बंगाल में। तो क्लाइमेट डिजास्टर्स के रिस्पेक्ट में ये एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन की तरह से आपके लिए काम कर सकता है। इन स्टैटिस्टिक्स को जरूर याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में एनवायरमेंटल इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज में और जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट में ये सारी न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही, इंडिया रिलीजेस ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। ये आर्कटिक पॉलिसी की बात हो रही है। इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम से रिलेटेड मैं एक पीपीटी ऑलरेडी बना चुका हूं, वो जल्दी ही मैं आपके लिए पब्लिश करूंगा। आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं आपके लिए डाल दूं। इंडिया ने अपनी ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी भी रिलीज कर दी है और ये ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी पब्लिक कमेंट्स के लिए सर्कुलेट की गई है। यहां पे क्या बोल रहा है इस आर्कटिक पॉलिसी के साथ, इंडिया सीक्स टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द आर्कटिक by leveraging its vast scientific pool and expertise in Himalayan and polar research. India would also like to contribute in ensuring
that the Arctic becomes more accessible, the harnessing of its resources done sustainably and in consonance with best practices formulated by bodies such as Arctic Council. देखिए आर्कटिक काउंसिल में वो कंट्रीज हैं जो कि इमीडिएट नेबरहुड में है आर्कटिक ओशन की, ठीक है भाई। आर्कटिक काउंसिल में इंडिया को एक ऑब्जर्वर बनाया गया 2013 में 5 साल के लिए। जब 5 साल बीत गए तो 2018 में जो ऑब्जर्वर स्टेटस था इंडिया का उसको 5 साल के लिए और आगे एक्सटेंड किया गया। तो टेक्निकली आर्कटिक ये जो काउंसिल है इसमें इंडिया एक ऑब्जर्वर है। तो आर्कटिक में जो कुछ भी हो रहा है इसमें अपने इंडिया व्यू पॉइंट्स दे सकता है। तो आर्कटिक के साइंटिफिक पूल को हार्नेस करने के लिए, हिमालयन और पोलर रिसर्च को बढ़ाने के लिए इंडिया अपनी खुद की एक पॉलिसी लेके आई है। इस पॉलिसी में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके लिए पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं, पब्लिक से सुझाव और सजेशंस मांगे गए हैं। तो आप चाहो तो सुझाव सजेशन दे सकते हो। आर्कटिक पॉलिसी की मेन 5 फिगर्स क्या बताए जा रहे हैं, तो साइंस एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इन 5 बेसिस पे हमारी आर्कटिक पॉलिसी को डिवाइस किया गया है। चाइना ने भी एग्जैक्टली 3 साल पहले जनवरी 2018 में अपना आर्कटिक पॉलिसी निकाली थी और उसमें चाइना ने अपने आप को आर्कटिक स्टेट बताया था। वैसे चाइना आर्कटिक ओशन के बहुत पास है, बट वो बिल्कुल आर्कटिक ओशन को बाउंड्री नहीं करता है। चाइना ने यह बोला कि भाई आर्कटिक से हमारा पोलर सिल्क रोड निकलता है। ओके, अब देखिए सिल्क रोड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है उनको प्रमोट कर रहा है पूरी दुनिया में। तो अब चाइना ने अपनी जनवरी 2018 की पॉलिसी में क्या बोला कि भाई आर्कटिक सर्कल से तो हमारा पोलर सिल्क रोड निकलता है। तो मतलब चाइना ने अपने शिपिंग रूट्स को आर्कटिक ओशन से भी निकाल दिया। तो इससे यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ी वो हो गई थी कि भाई ये तो हर जगह ही घुसे चले आ रहे हैं। तो भाई इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है वो क्या बोलती है कि भाई जो आर्कटिक ओशन में आसपास आइलैंड में रहने वाली जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है ना, उनको हमारे हिमालयन रीजन में रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारी कंपनीज जो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आर्कटिक ओशन के आसपास के इलाके में डेवलपमेंट में, हम वो करेंगे। इंटरनेशनल कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाना है, ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज को प्रमोट करना है। तो इंडिया की अच्छी अच्छी बातें जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज है, एनएचआरसी रिकमेंड्स स्पेशल एक्ट अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस दिए हैं ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम किया जा सके। ये जो लोग गटरों में घुस घुस के लैट्रिन साफ करते हैं इनको इस प्रोफेशन से बचाया जाए। यहां पे सेंटर को क्या बोला है एनएचआरसी ने कि भाई कम से कम 10 लाख का लोन दीजिए मैनुअल स्कैवेंजर्स की फैमिली को ताकि वो कोई अपना दूसरा धंधा बिजनेस शुरू कर सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को जब अपनी डेथ्स दिखाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो उसमें जो सीवर में मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करते वक्त जिनकी मौत होती है उसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में दिखाया जाना चाहिए। वो स्टेट जो कि ये बोलते हैं कि हमारा स्टेट मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री है, उन स्टेट्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है। तो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना जरूरी है। कोई भी स्टेट मुंह उठा के बोल रहा है कि हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर दिया और एक्चुअली में वहां पे मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है, तो यह गलत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के स्कोप को और बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हैजार्डस क्लीनिंग को एक नया लॉ के थ्रू मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन में जोड़ना चाहिए। और मैनुअल स्कैवेंजर्स के घर में जो लेडीज हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में उसको रोकने के लिए भी एक नया लॉ आना चाहिए जहां पे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को एक क्रिमिनल एंगल दिया जाए। अब ये सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार को। सरकार इन रिकमेंडेशंस को मान भी सकती है, सरकार इन रिकमेंडेशंस को इग्नोर भी कर सकती है। जो भी एनएचआरसी ने रिकमेंडेशंस दिए सरकार को एक मेमोरेंडम के साथ ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि हमने ये रिकमेंडेशन मान लिया है, ये नहीं माना तो क्यों नहीं माना। एनएचआरसी को भी एक रिपोर्ट जाएगी सरकार की तरफ से, आपके रिकमेंडेशंस पे हमने ये एक्शंस लिए हैं, ये सब बातें बोलेंगी। प्लस ये जो रिपोर्ट है एनएचआरसी की, ये भी बोल रही है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको मनरेगा जैसी स्कीम के बेनिफिट्स तुरंत अवेलेबल कराए जाने चाहिए ताकि इनको एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम बंद कर दें। और साथ साथ इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए जो अमाउंट दिया जाता है ना, वन टाइम कैश असिस्टेंस 40,000 का, इस 40,000 को बढ़ा के 1 लाख किया जाए। तो काफी अच्छे स्टेप्स यहाँ पे रिकमेंड किए हैं एनएचआरसी ने। अब कितने इंप्लीमेंट होते हैं तो सरकार ही डिसाइड करेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर, और जनरल स्टडीज पेपर 4 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एंड में एक डील साइन हुई है गल्फ लीडर्स के बीच में। आपको पता है कुछ दिन पहले डोहा ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को छोड़ दिया था, तो अब गल्फ ने सॉलिडेरिटी
और स्टेबिलिटी डील साइन की है, जिसके थ्रू सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व होती नजर आ रही हैं। और फिर से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को ज्वाइन कर लेगा कौन? डोहा। सऊदी अरेबिया इस गल्फ की जो कोलिशन है इसको लीड करता है। कतर के साथ जून 2017 में जो रिश्ते थे वो सऊदी अरेबिया ने तोड़ दिए थे। कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कतर और दोहा बार बार यूज कर रहा हूं। देखिए, कतर एक कंट्री और उसकी कैपिटल है डोहा। अगर आप मैप देखो तो इस काले ब्लॉक के अंदर ये आपको कतर नजर आ रहा है, यहां पे जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, और इस कतर की कैपिटल है दोहा। इसके ही नीचे की तरफ आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिल जाएगा, यहां ओमान है, यहां यमन है, ये सऊदी अरेबिया है। ऊपर यहां पे एक छोटी सी कंट्री है बहरीन, देखिए यहां दिख रही है जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। तो ओवरऑल इस रीजन में ये जो कतर बाहर निकल गया था उसको फिर से मिलाया गया है। सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में यहाँ जो दोस्ती है उसको फिर से बढ़ाया गया। पहले सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में रिश्ते खराब हो गए थे। सऊदी अरेबिया कतर के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि कतर प्रो ईरान हो रहा है, कतर इस्लामिक ग्रुप्स को सपोर्ट दे रहा है जो कि टेरर फैलाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया और कतर के बीच की जो दोस्ती है इसमें मांडवली कराने में ओमान और कुवैत का एक रोल है। इन्होंने मीडिएट किया है ताकि दोनों साइड्स एक डील को साइन करें, और ये डील साइन की गई अल उला में। ठीक है भाई, तो अब सऊदी अरेबिया ने अपने लैंड, सी और एयर बॉर्डर्स खोल दिए हैं कतर के लिए, कतर के लोगों के लिए। यहाँ पे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ डेस्परेट नीड टुडे टू यूनाइट आवर एफर्ट्स टू प्रमोट आवर रीजन एंड टू confront challenges that surround us, especially the threats posed by Iranian's nuclear regime and ballistic missile program and its plans for sabotage and destruction. तो कुल मिला के सीधे सीधे सऊदी अरेबिया एक ग्रुप बना के एंटी ईरान स्टैंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो भैया सलमान जी और जो कतर के रूलर हैं शेख तमीम बिन हमाद अथानी, ये लोग एयरपोर्ट में एक दूसरे के साथ मिले, बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो ये सब चीजें क्या डिस्प्ले कर रही हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस काफी अच्छे हो गए। एंटी ईरान फ्रंट बनता नजर आ रहा है यहाँ पे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, मेरा ये करंट अफेयर्स डिस्कशन आपको मीनिंगफुल लगा हो। हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए। गुड।